नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। और हम पेज नंबर 58 तक देख चुके थे और अब शुरू करते हैं आगे। प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर काव्य ग्रंथ है और यहाँ पर उनके रचनाकार दिए गए हैं, तो हमें बताना है कौन सी रचना कौन से रचनाकार की है। तो जो हित तरंगिणी है वो है कृपा राम की रचना। प्रेम वाटिका है रसखान की, और मदनाष्टक है रहीम की रचना, और अंग दर्पण है रसलीन की रचना। तो इस तरह से जो हमारा कोट ए है वो ठीक है। हिम तरंगिणी 1541 ईस्वी कृपाराम की रचना है। प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी रसखान की रचना है। मदनाष्टक रहीम की रचना है। अंग दर्पण रसलीन की रचना है, जिनको गुलाब नबी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। तो हम यहाँ पर बोलियां दी गई हैं और यहाँ पर क्षेत्र हैं, तो हमें बताना है कौन सी बोली कहाँ पर बोली जाती है। जो हड़ौती है वो है राजस्थान की, बघेली है मध्य प्रदेश की, और गढ़वाली है उत्तराखंड की, और कन्नौजी है उत्तर प्रदेश की। तो इस तरह से जो हमारा कूट है वो है सी ठीक है। यहाँ पर बोलियां है और यहाँ पर क्षेत्र है। हड़ौती राजस्थान, बघेली मध्य प्रदेश, गढ़वाली उत्तराखंड, कन्नौजी उत्तर प्रदेश। प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो हमें काव्य पंक्तियां मिलानी है कि किसकी है ये पंक्तियां। तो सजनी मधुर निजत्व दे कैसे मिलूं अभिमानी मैं। तो यह जो पंक्ति है यह है महादेवी वर्मा की पंक्ति है। प्रिया के हाथ लगाए जागी ऐसी मैं सो गई अभागी। यह जो पंक्ति है यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है। तो अब सब सोई है आली आंखों में भरे विहागरी। तो यह जो रचना है यह जो पंक्ति है यह है जयशंकर प्रसाद की। कौन तुम रूपसी कौन व्योम से उतर रही चुपचाप। तो यह जो है यह है सुमित्रा नंदन पंत की। तो हमारा जो कोट बी है वो ठीक है। यहाँ पर पंक्तियां हैं और रचनाकार है। सजनी मधुर निजत्व दे कैसे मिलूं अभिमानी मैं महादेवी वर्मा। प्रिया के हाथ ना गाए जागी ऐसी मैं सोई अभागी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो अब तक सोई है आली आंखों में भरी विहागरी जयशंकर प्रसाद। कौन तुम रूपसी कौन सोच से उतर रही चुपचाप सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। प्रश्न है, इन कथनों के साथ उनके अलंकारों को सम्मिलित कीजिए। तो यह पंक्तियां हैं और हमें बताना है कि इनमें कौन सा अलंकार है। तो वह आदमी नहीं हैवान है। तो जहां पर तो इसमें है अपहनुति अलंकार है इसमें। वे तो मानो देवता है, तो इसमें है उत्प्रेक्षा। कहीं यह उसकी चाल तो नहीं, तो यह इसमें है भ्रांतिमान। आप तो साक्षात इंद्र हैं, इसमें है रूपक। तो हमारा डी सही है। वह आदमी नहीं हैवान है अपहनुति, वे तो मानो देवता है उत्प्रेक्षा, कहीं यह उसकी चाल तो नहीं है भ्रांतिमान, आप तो साक्षात इंद्र हैं रूपक। प्रश्न है, निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो करो है वह बोला जाता है ब्रज में, करहु बोला जाता है अपभ्रंश में, करो बोला जाता है ब्रज में, यहाँ तो ब्रज ही दे रखा है, और करा बोला जाता है अवधि में। करो वैसे बांगरू में भी बोला जाता है।
यहाँ पर क्रिया रूप है, यहाँ पर बोली है करो ब्रज में, करहूं अपभ्रंश में, करो ब्रज में, यहाँ करो ब्रज में ही दे रखा है। वैसे सही आंसर इसका क्या होना चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं। और करा बोला जाता है अवधि में। प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर पंक्ति है और यहाँ पर उनके लेखक हैं। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। यह जो पंक्ति है यह है मुक्तिबोध की। सबसे भी अलग अलग संगीत सुना, यह है अज्ञे की पंक्ति। नयन में जिसके जलद वह त्रसिक चातक हूं, यह जो पंक्ति है यह है महादेवी वर्मा की। अशनिपात से शायित उन्नत शत शत वीर, और यह जो पंक्ति है यह है निराला की पंक्तियां। तो इस तरह से हमारा कोट सी ठीक होता है। यहाँ पर पंक्तियां हैं, यहाँ पर लेखक हैं। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, मुक्तिबोध। सबसे भी अलग अलग संगीत सुना है अज्ञे। नयन में जिसके जलद वह त्रसिक चातक हूं, महादेवी वर्मा। अशनिपात से शायित उन्नत शत शत वीर निराला। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को उनके समय के साथ सुमेलित कीजिए। समय नहीं, समास के साथ सुमेलित कीजिए कि किस में कौन सा समास है। तो जो वनवास है उसमें है तत्पुरुष समास है। दान पुण्य में द्वंद्व समास है। त्रिनेत्र में है बहुब्रीहि, और यथाविधि में जो समास है वो है अव्ययी भाव है। तो ऐसे जो हमारा कोट ठीक होता है वो होता है बी। यहाँ पर शब्द है और यहाँ पर समास है। वनवास में तत्पुरुष समास है, दान पुण्य में द्वंद्व समास है, त्रिनेत्र में बहुब्रीहि है, यथाविधि में अव्ययी भाव समास है। आगे जो प्रश्न दिए गए हैं वो अवतरण पर आधारित प्रश्न है। तो यह जो अवतरण है इसको हम स्किप करेंगे, इसके प्रश्नों को भी हम स्किप करेंगे और चलते हैं आगे। प्रश्न है पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है। तो किस ग्रंथ के द्वारा क्या है, वो क्या है, अष्टाध्यायी के द्वारा। अष्टाध्यायी 7वीं से 8वीं शती ईसा पूर्व की रचना है। अष्टाध्यायी अर्थात 8 अध्यायों वाली महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रत्येक पाद में 38 से 220 तक सूत्र है। इस प्रकार अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 32 पाद और कुल मिलाकर 4000 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी पर महामुनि कात्यायन का विस्तृत वार्तिक ग्रंथ है। सूत्र तथा वार्तिकों पर भगवान पतंजलि का विशद विवरणात्मक ग्रंथ महाभाष्य है। संक्षेप में सूत्र, वार्तिक एवं महाभाष्य तीनों सम्मिलित रूप में पाणिनीय व्याकरण कहलाता है। प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक कौन है। जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, गारसद तासी। तो इसका सही आंसर है गारसद तासी। गारसद तासी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसद तासी ने किया। ग्रंथ है इस्तिवार द लालित्यतुर हिंदुस्तानी। प्रथम भाग 1839 ईस्वी, द्वितीय भाग 1847 ईस्वी। भाषा इसकी फ्रेंच है। पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति में इतिहास लेखन। कुल कवि हैं 738 और हिंदी के इसमें जो कवि हैं वो कुल 72 कवि हैं। इस्तिवार द लालित्यतुर हिंदुस्तानी को प्रथम इतिहास ग्रंथ माना लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन 1952 ईस्वी में कराया। यहाँ पर इतिहास लेखक हैं, ग्रंथ है और प्रकाशन वर्ष है। गारसद तासी इस्तिवार द लालित्यतुर हिंदुस्तानी 1839 ईस्वी प्रथम भाग, 1847 ईस्वी द्वितीय भाग। जॉर्ज ग्रियर्सन का है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। शिव सिंह सेंगर का है शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी।
प्रश्न है, आदिकाल साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था वह होती थी डिंगल। व्याख्या देख लेते हैं। डिंगल, आदिकाल साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता था। इसमें परुष या कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाता था। यह दो भाषाओं का मिश्रण है, अपभ्रंश और राजस्थानी। पिंगल, कोमल कांड पदावली के लिए पिंगल भाषा शैली का प्रयोग किया जाता था। यह दो भाषाओं का मिश्रण है, अपभ्रंश ब्रज भाषा। अपभ्रंश ब्रज पिंगल वीर काव्य के लिए प्रयुक्त। अपभ्रंश धन राजस्थानी डिंगल कोमल मधुर रचना के लिए। नहीं, यह उल्टा हो गया। अपभ्रंश धन ब्रज जो है वो प्रेम काव्य के लिए प्रयुक्त है और अपभ्रंश धन राजस्थानी जो है वो युद्ध वगैरह के लिए या वीर रस प्रधान रचनाओं के लिए। ये यहाँ पर आना था और ये यहाँ पर आना था, ऐसे है ये। प्रश्न है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, अवतार लीला, निर्गुण का खंडन, नीति। तो साहित्य लहरी की जो विषय वस्तु है वो है नायिका भेद। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी सूरदास की रचना है, जिसमें अलंकार और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि दृष्टिकूट पद है। मंझन जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को माना है। सूफी या प्रेम मार्गी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के प्रथम कवि और प्रस्तोता निम्न है। प्रस्तोता माने किसने किसको माना? रचनाकार और कवि। यहाँ पर रचना है और यहाँ पर वर्ष है। रामचंद्र शुक्ल ने माना है कुतुबन को। इनकी रचना है मृगावती और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1503 ईस्वी। गणपति चंद्रगुप्त ने माना है असाहित को। रचना है हंसावली 1370 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं ईश्वर दास को। रचना है सत्यवती कथा 1501 ईस्वी। और रामकुमार वर्मा मानते हैं मुल्ला दाऊद को और रचना है चंदायन और प्रकाशन वर्ष है 1379 ईस्वी। प्रश्न है, जे हाल मिस्किन मुगुल तगा फुल दुराई नैना बनाए बतिया पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो की, मुल्ला दाऊद की, चंद बरदाई की, रसलेन की। तो यह जो पंक्तियां हैं यह है अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। यहाँ पर कवि है और यहाँ पर इनकी पंक्तियां दी गई है। अमीर खुसरो, जे हाल मिस्किन मुगुल तगा फुल दुराई नैना बनाए बतिया। चंद बरदाई, बजिए घोर निशान रान चौहान चहो देश। रसलिन की पंक्ति है, दुर्गन जोरी मुस्काए अरु बोहे दो नचाए ओठनी ओढ़ी बनाई यह प्राण अमेठ जाई। प्रश्न है, इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कोरवी, बुंदेली, मारवाड़ी, कन्नौजी। जो दो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है वो है मारवाड़ी नहीं है। कोरवी भी है, बुंदेली भी है और कन्नौजी भी है। यहाँ पर उपभाषाएं हैं और बोलियां दी गई हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं खड़ी बोली, कोरवी भी कहते हैं, ब्रजभाषा बुंदेली, हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी की हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी है गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। बिहारी है मगही, मैथिली, भोजपुरी। प्रश्न है, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? प्रत्यय का, पद का, धातु का, उपसर्ग का। तो पद का योगदान नहीं होता है। सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। प्रत्यय, धातु, उपसर्ग इत्यादि के योग से शब्दों का निर्माण होता है। जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं। शब्दों में पद बनता है, पद से शब्द नहीं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? बचपन, लड़के, मातृत्व, एकता। तो किसमें है? लड़के में है। बचपन, मातृत्व, एकता ये सभी शब्द भाववाचक हैं। इनमें भाव साधक प्रत्यय है। लड़के शब्द से पुरुष जाति का रूप का बोध होता है, अतः लड़के में रूप साधक प्रत्यय है। प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? कोलकाता से, त्रिवेंद्रम से, मुंबई से, हैदराबाद से। तो कहां से प्रकाशित होती थी? हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। यहाँ पर पत्रिका है और उनका प्रकाशन वर्ष
दिया गया है। संपादक है और स्थान है। पत्रिका है कल्पना, शुरुआती दिनों में द्विमासिक, तीसरे वर्ष से मासिक पत्रिका। प्रकाशन वर्ष है 15 अगस्त 1949 ईस्वी। संपादक है, प्रधान संपादक है हैदराबाद आयेंद्र शर्मा। संपादक मंडल में है डॉक्टर रंजन मधुसूदन चतुर्वेदी, बद्री विशाल पित्ती। रावरी रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जियो जियो निहारिये। तो हमें बताना है कि ये पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति है घनानंद की पंक्ति है। रीतिकालीन कवि है और उनकी पंक्तियां दी गई हैं। घनानंद, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जियो जियो निहारिये। बोधा की पंक्ति है, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। आगे है ठाकुर की पंक्ति है, हम कविराज हैं पहचाकर चतुर के। देव की पंक्ति है, अपनी अपनी रीति की काव्य और कवि रीति। प्रश्न है, केशव कही न जाई का कहिए, देखत सब रचना विचित्र, अति समूझी मान ही मन रहिए। कि किस कवि की पंक्ति है? केशवदास की, तुलसीदास की, सूरदास की, नंददास की। तो यह जो पंक्तियां हैं यह है तुलसीदास की पंक्ति है। यहाँ पर भक्तिकालीन कवि दिए गए हैं और पंक्ति दी गई है तुलसीदास। तुलसीदास की पंक्ति है, केशव कही न जाए का कहिए, देखत सब रचना विचित्र, अति समूझी मानहि मन रहिए। केशवदास की पंक्ति है, वासर की संपत्ति उलूक, जियो न चितवन। सूरदास की पंक्ति है, लड़िकाई को प्रेम कहो अली कैसे, करी के छूटत। नंददास की पंक्ति है, नव मरकत मणि श्याम कनक, मणि गम ब्रज लाला, ब्रज बाला वृंदावन को रीझी मनहु परिराई माला। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधु नहीं है? सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। तो इसमें जो नहीं है वो है कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। मिश्र बंधु 3 भाई थे, जिनमें श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र व गणेश बिहारी मिश्र हैं। प्रश्न है, इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन सा कहानीकार नहीं जुड़ा था? मोहन राकेश, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन, राजेंद्र यादव। तो कौन नहीं जुड़े थे? ज्ञान रंजन नहीं जुड़े थे। यहाँ पर नई कहानी आंदोलन है, यहाँ पर वर्ष है और कहानी प्रवर्तक है। नई कहानी 1556 ईस्वी, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। अ कहानी 1960 ईस्वी, गंगा प्रसाद विमल। सचेतन कहानी 1964, महीप सिंह। सहज कहानी 1968, अमृत राय। समांतर कहानी 1972, कमलेश्वर। सक्रिय कहानी 1979 ईस्वी, राकेश वत्स। जनवादी कहानी 1982 ईस्वी। इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? तो गंगोली गांव का जो चित्रण हुआ है वो हुआ है आधा गांव में। यहाँ पर उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष है, संबंधित स्थान है और उपन्यासकार है। आधा गांव 1966 ईस्वी, गंगोली गांव का चित्रण है, राही मासूम रजा का उपन्यास है। जल टूटता हुआ 1969 ईस्वी, पांडेपुरवा गांव का वर्णन है, रामदर्श मिश्र का ये उपन्यास है। अलग अलग वैतरणी 1967 ईस्वी, करैता गांव का वर्णन है, शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। परती परी कथा 1957 ईस्वी, पुरानपुर गांव का वर्णन है, फणीश्वरनाथ रेणु का यह उपन्यास है। प्रश्न है, कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? जातिवाद, नारी शोषण, युद्ध की समस्या, सांप्रदायिकता। तो यह किस पर आधारित है? यह जातिवाद की समस्या पर आधारित है। कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी, स्वदेश दीपक द्वारा रचित नाटक, जिसमें जातिवाद की समस्या को उजागर किया गया है। नाटक में दिखाया गया है कि किस प्रकार जातिवादी एवं सामंतवादी सोच निम्न वर्ग के प्रताड़ित लोगों का जीना मुहाल कर देती है। परिस्थितियां जब बर्दाश्त से बाहर होती हैं तो सिपाही रामचंद्र अपने ही अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर देता है। ऑफिसर की हत्या पर उस पर कोई मार्शल होता है। यहाँ पर कुछ शब्द मिस हैं जिससे तुक नहीं बैठ पाता। अब चलते हैं आगे। प्रश्न है,
विजय देव नारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तीसरा सप्तक में, चौथा सप्तक में, तार सप्तक में, दूसरा सप्तक में। तो किस में संग्रहित है? तीसरा सप्तक में। यहाँ पर सबसे पहले विवरण दिया गया है तार सप्तक 1943 का। तो तार सप्तक 1943 में संकलित कवियों का विवरण। यहाँ पर कवि है, जन्म निधन है और जन्म स्थान है। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यानंद अज्ञे का जन्म हुआ 1911 में, निधन हुआ 1987 में। जन्म स्थान है देवरिया। रामविलास शर्मा का जन्म हुआ 1912 में, निधन हुआ 2000 ईस्वी में, उन्नाव इनका जन्म स्थान है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ है 1917 में, निधन हुआ है 1964 में, ग्वालियर। प्रभाकर माचवे बलवंत 1917 से 1991 ईस्वी, ग्वालियर। निमी चंद्र जैन 1919 से 2005 ईस्वी, आगरा। गिरिजा कुमार माथुर 1919 से 1994 ईस्वी, मध्य प्रदेश। भारत भूषण अग्रवाल 1919 से 1975 ईस्वी, मथुरा। अब आगे विवरण दिया गया है दूसरे सप्तक का। दूसरा सप्तक 1951 में संकलित कवियों का विवरण है। शमशेर बहादुर सिंह 1911 से 1993 ईस्वी, देहरादून। भवानी प्रसाद मिश्र 1913 से 1985 ईस्वी, होशंगाबाद। शकुंत माथुर 1922 से 2004 ईस्वी, दिल्ली। हरिनारायण घनश्याम व्यास 1923 से 2013 ईस्वी, मध्य प्रदेश। नरेश मेहता 1922 से 2000 ईस्वी, मध्य प्रदेश। धर्मवीर भारती 1926 से 1997 ईस्वी, इलाहाबाद। रघुवीर सहाय 1929 से 1990 ईस्वी, लखनऊ। अब देख लेते हैं तीसरे सप्तक को। तीसरा सप्तक 1959 में संकलित कवियों का विवरण है। प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919 ईस्वी, रायबरेली। मदन वत्स्यानंद 1922 से 2004 ईस्वी, समस्तीपुर। विजय देव नारायण शाही 1924 से 1982 ईस्वी, काशी। कुंवर नारायण 1927 से 2017, फैजाबाद। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 से 1983 ईस्वी, बस्ती। केदारनाथ सिंह 1932 से 2018 ईस्वी, बलिया। कीर्ति चौधरी 1934 से 2008 ईस्वी, उन्नाव। अब देख लेते हैं चौथा सप्तक को। चौथा सप्तक 1979 में संकलित कवियों का विवरण। अवधेश कुमार 1945 ईस्वी, देहरादून। राजकुमार कुंभज 1947 ईस्वी, इंदौर। स्वदेश भारती 1939 से 2018 ईस्वी, राजस्थान। नंद किशोराचार्य 1945 ईस्वी से बीकानेर। सुमन राजे 1938 से 2008 ईस्वी, लखनऊ। श्री राम वर्मा 1935 ईस्वी से मऊ। राजेंद्र किशोर 1944 ईस्वी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? आधा गांव, आखिरी कलाम, सूखा बरगद, झूठा सच। तो विभाजन की समस्या पर जो आधारित नहीं है वो है आखिरी कलाम। यहाँ पर उपन्यास है, उपन्यासकार है और विषय है। आधा गांव 1966 ईस्वी, राही मासूम रजा का उपन्यास है, भारत विभाजन पर आधारित है। सूखा बरगद 1986, मंजूर एहतेशाम का उपन्यास है, भारत विभाजन पर आधारित है। झूठा सच 1958 और 1960, क्योंकि इसके 2 भाग हैं। यशपाल का उपन्यास है, भारत विभाजन पर आधारित है। आखिरी कलाम 2003, दूधनाथ सिंह का उपन्यास है, बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पर आधारित है। प्रश्न है, छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? नामवर सिंह का, विजय देव नारायण शाही का, डॉक्टर देवराज का, देवराज उपाध्याय का। तो छायावाद का पतन जो ग्रंथ है वो है डॉक्टर देवराज का। 63 पेज हम कर चुके हैं और आगे के जो पेज हैं वो देखेंगे हम अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।